नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो पूर्ण मनोयोग के साथ में फुल डायरेक्शन में लगे हुए हैं और वो सीट निकाल के रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें मेंशन करना चाह रहा हूँ, उस पर आप गौर कीजिएगा और उसको बहुत अच्छे से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो पर बने रहें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम रीड की तरफ जाएं या सेकंड ग्रेड की तरफ जाएं, और बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर भयंकर कंफ्यूज में हैं कि हम दोनों साथ साथ कर ले। मैं साफ बोल देता हूं कि एक साथ दो नाव में सवार मत होना। हाँ, अपने को अगर दोनों एग्ज़ाम के बीच में अगर गैप मिलेगा तो हम निश्चित रूप से दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, लेकिन अभी आपके सामने दो विकल्प है, एक सेकंड ग्रेड की तरफ जाना और एक रीट की तरफ जाना, जो मेन एग्ज़ाम रीट का होगा। पात्रता तो आपकी जुलाई में हो जाएगी, लेकिन मेन एग्ज़ाम जो होगा उसकी तैयारी को लेकर तो देखो दोस्तों, मैं साफ बोल देता हूँ, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, मैं क्या करूं, सब देखो फैसला आपको लेना है। डिपेंडेंट आप अपने आप पे हो, आपको खुद को फैसला लेना है। अंदर से क्या आवाज़ आती है, अंदर से कौन सा कॉन्फिडेंस बोलता है, क्या मैं रीड निकाल सकता हूं तो रीड निकालिए। अगर अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मैं तो सेकंड ग्रेड निकाल के रहूँगा, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। मैं साफ बोलता हूँ कि अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो आप कोई सा भी, आप देखिए जितने भी यूपीएससी टॉपर होते हैं, जितने भी यूपीएससी टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर का भयंकर तरीके से विश्लेषण करते हैं। उसके बाद में, उस विश्लेषण के बाद में ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस पर क्या अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उस चीज़ों को समझते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास में बने रहते हैं, और उसके बाद में वो यूपीएससी क्रैक करते हैं। यही फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कीजिए ना, आरपीएससी में अप्लाई कीजिए। आरपीएससी में सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, पुराने पेपर को निकालिए और पुराने पेपर को निकालने के बाद में उसका विश्लेषण शुरू कीजिए। विश्लेषण एक साथ मत कीजिए। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट, आपने ये मान लो आज से पढ़ाई शुरू की है, कोई ज़रूरी नहीं है, जीरो से शुरू की है, कुछ भी नहीं आता जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ, आप मान लीजिए लोक नृत्य पढ़ रहे हैं ना, तो लोक नृत्यों में उन्होंने कौन कौन से नृत्य पुराने पेपर्स में पूछे हैं फर्स्ट पेपर जीके के अंदर, और उनका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करने के बाद में आपको पता चलेगा कि यार ये लोक नृत्य है ना, आरपीएससी ने कई बार पूछे हैं, ये ज़्यादातर इनकी संभावना बनती है, तो वो लोक नृत्य याद कीजिए आप अच्छे से। फिर उसका रिवीजन, उसको समझ के याद करना, ये किस क्षेत्र में किया जाता है, ये व्यावसायिक नृत्य हैं या किसी जनजाति का नृत्य है या फिर किसी क्षेत्र विशेष का नृत्य है, उसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता है, वो आपकी समझ होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद आप अभ्यास पे अभ्यास, आप कहोगे कितने अभ्यास करें, जितना आप अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास करें, कोई लिमिट नहीं है इसकी, है ना। और आप कहोगे कि कितने घंटे पढ़ें, कोई लिमिट नहीं है, आपकी बॉडी कितने घंटे सेट होती है ना, कितने घंटे पढ़ने में आपकी बॉडी सेट होती है। मान लीजिए आप 6 घंटे दिन भर में पढ़ सकते हैं, आप तो 6 घंटे ही पढ़ पाते हैं, तो 6 घंटे पढ़िए। आपकी बॉडी सेट होती है 8 घंटे, तो 8 घंटे पढ़िए। आपकी बॉडी सेट होती है 10 घंटे, तो 10 घंटे पढ़िए, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि अपने आप में निखार लाना, और उसके बाद में जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका भयंकर तरीके से विश्लेषण, और इस तरीके से विश्लेषण के नहीं, इस बार तो आर या पार की लड़ाई है, इस बार तो पेपर निकलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और कंटेंट आपके पास में अच्छा होना चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि अब बाज़ार में बहुत सारे कंटेंट है, आप कहोगे सर कौन सी किताब खरीदे कौन सी नहीं खरीदे। मेरा उद्देश्य
मेरे नोट्स बेचना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल आपको एक सलाह देना है, वो कंपलसरी नहीं है, वो मेरी सलाह देना है। आप माने या नहीं माने उसको आपके ऊपर डिपेंड है उस चीज़, है ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एसएसटी विषय से हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे नोट्स पर विश्वास कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। फर्स्ट पेपर जीके से हैं तो भी आप विश्वास कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बस शर्तें हैं कि कुछ चीज़ें आपको मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा कि आपको फर्स्ट पेपर में एक्स्ट्रा, जैसे करंट जीके को आपको अच्छे से देखना है तो देखना है। करंट जीके कब से पढ़े, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। तो करंट जीके जो है अभी केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। उदाहरण में लेना चाहूँगा, जैसे मुख्यमंत्री की राजश्री योजना है ना, राजश्री योजना जो गवर्नमेंट अस्पतालों में जो बेटियां 2016 1 जून 2016 के बाद जन्मी हैं, है ना, और जिनका डिलीवरी जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है और गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए ये योजना है, तो काफ़ी चर्चा में है। चिरंजीवी जो योजना है वो काफ़ी चर्चा में है। तो इस तरह से जो चर्चा में है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अभी से। पॉपुलर चीज़ों का अभी ध्यान रखो, पूरा फोकस उस पर करंट पे मत करो। पूरा फोकस अपने को करना है, लास्ट 2-2.5 महीने रह जाएंगे, उस समय अपन करंट पे पूरा फोकस करेंगे, करंट का समय बढ़ाएंगे। और करंट के लिए पैम्पलेट निकलता है, वो भी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बता देंगे। तो अभी ये है कि करंट का मैंने बता दिया आपको, सब कुछ करंट ऐसे देखना है। बाकी फर्स्ट और सेकंड पेपर जिनके एसएसटी वो नोट्स पे विश्वास कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं मेरे, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहा है कि सर मेरी तो परिस्थितियाँ ये नहीं है, घर वाले साथ नहीं है, पैसे नहीं है। देखो, सिकंदर वही कहलाता है, सिकंदर वही कहलाता है जो जीतता है, और जीतना पड़ेगा। परिस्थितियां सबके साथ में है ना, आपके साथ में जो प्रॉब्लम है ना उससे 10 गुना प्रॉब्लम किसी और के साथ में है। परिस्थितियां सबके साथ विपरीत हैं, लेकिन सिकंदर वही कहलाता है जो जीतता है ना। अगर आप में जज्बा है, आप में अगर आपका मानस है, आप में जज्बा है और आप में कॉन्फिडेंस लेवल है, तो कोई सी भी खराब से खराब परिस्थिति होगी ना, उसमें भी आप पेपर निकाल के ले आओगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप में जज्बा है, आप में विश्वास है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपको सेकंड ग्रेड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहोगे पढ़ने की स्ट्रेटजी, पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण। और विश्लेषण से ये पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं पेपर में, और उससे ये पता चलता है कि मुझे क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है। उससे ये पता चलता है कि मुझे किन पॉइंट्स पर फोकस करना है और किन पॉइंट्स को मुझे हल्का हल्का देखना है और किन पॉइंट्स को मुझे अच्छे से देखना है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 2 पॉइंट्स के बीच में, है ना। जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप कालीबंगा, आहड़, बेरहाट और गणेश्वर सभ्यता आप पढ़ रहे हो, तो चारों सभ्यताओं की खोज करता, उत्खनन करता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टू दी पॉइंट। चाहे उन चारों का डायग्राम बना लो कि इसके उत्खनन करता ये है, इसके उत्खनन करता ये है, इसके ये है, इस तरह से। और ध्यान रहे तैयारी के दौरान आप में लो कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप हताशा की ओर जा सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन, अगले दिन अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए और जो हो गया उसको भूल जाइए। अब जो करना है उस पर फोकस कीजिए। टाइम ये मान के चलिए आपके पास में लिमिटेड है, बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होंगे। जहाँ तक मेरी समझ है और मेरी संभावना है, मेरी व्यक्तिगत राय है, अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम लगेगा। तो अभी पर्याप्त समय है आपके पास में, गर्मियों के दिन हैं। सुबह कोशिश कीजिए पूरी नींद लेने के बाद में 3-4 घंटे पढ़े आप, 3-4 घंटे भी रेगुलर नहीं, बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक दीजिए। दिन में 1-2 घंटे पढ़ सके तो पढ़े, दिन में 1-2 घंटे, 1 घंटा रेस्ट करे तो वो रेस्ट आपको करना चाहिए। फिर आपको 2-3 घंटे पढ़ने चाहिए, फिर शाम का खाने होने के बाद में फिर 3-4 घंटे पढ़ो। टाइम पे सो, नींद पूरी लो और पूरा फोकस करो। यानी कुछ चीज़ों पे अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे कि मैं इतने घंटे ये पढ़ूँ,
इतने घंटे, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि सर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमें ना, तो सब्जेक्ट में जैसे एसएसटी सब्जेक्ट का मैं कहूँ तो सर पहले सोशोलॉजी पढ़े या फिर इकोनॉमी पढ़े या फिर हिस्ट्री पढ़े, कोई सा भी सब्जेक्ट का कोई सा भी टॉपिक ले लो। मेन आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मैंने कितने टॉपिक पूरे किए, बहुत अच्छे से कितने टॉपिक पूरे किए, कितने टॉपिक का मैंने रिविजन किया है, मैंने उस टॉपिक को छोड़ दिया है जो मेरे पक्का हो गया है, मुझे याद हो गया अच्छे से, उसका कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया, उसका रिवीजन करना मैंने बंद कर दिया है। अब मैं रिवीजन केवल उन्हीं टॉपिक्स का कर रहा हूँ जिन पे मेरी पकड़ कम है, जिन पे मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन है, उन पे मैं वापस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ के साथ उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ। ओल्ड सारे पेपर, जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डले हुए हैं, आंसर की सहित, है ना, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर सीट निकालना चाहते हैं तो किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतें, ढिलाई नहीं बरतें, एक साथ दो नाव में सवार नहीं हो, कोई बहाना नहीं बनाएं। जितने भी सक्सेसर रहे हैं आज उनको जाके ये पूछो कि आपके पास में क्या परिस्थितियाँ थी, तो 90% आपको यही मिलेगा कि उनके साथ में विपरीत परिस्थितियाँ थी। विपरीत का मतलब होता है उनके साथ संघर्ष था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स थी, है ना। कईयों को तो जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कईयों के माँ बाप ने तो उनका घर तक भेज दिया, है ना। बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे आपको ऐसे, है ना। तो जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो कोई बहाना नहीं करेगा और वो इन बातों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ध्यान रहिए, बात नोट करिए आप कि एग्ज़ाम कब लगेगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम कितनी पारियों में होता है, वो सब टाइम टेबल आरपीएससी जारी कर देगी। आपके हाथ में है कर्म करना। गीता का निष्काम कर्म यही कहता है कि आपके हाथ में है कर्म करना। आप कर्म कर सकते हो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म कीजिए। आपके हाथ में डेट एग्ज़ाम की कब होगी, एग्ज़ाम कंडक्ट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा दिमाग घुमाना, अपनी क्या कहें, जो आप समझ गए हैं ना, ज़्यादा दिमाग उस पर दौड़ाना नहीं है। जो अपने हाथ में ही नहीं है, ठीक है ना, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा वो अपने हाथ में ही नहीं है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कई लोग दिवाली से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको वास्तव में उनका जज्बा देखता हूँ, उनके कॉल्स आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम दिवाली से तैयारी कर रहे हैं ना, और हमने कितनी बार रिवीजन मार दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप सीट निकाल के रहोगे, है ना। तो जो लोग अभी भी देरी नहीं हुई, जो लोग अब भी लगना चाहते हैं वो अब भी अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। विश्वास मानिए, बस मैंने क्या कहा, महीने में इमरजेंसी काम आपकी कोई 1 या 2 हो जाए वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। उसको आप पूरे दिन भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन महीने में 28 दिन, 30 दिन आप औसत मान के चलिए, 30 दिन में से 2 दिन आपके इमरजेंसी काम के निकाल देते हैं। 28 दिन का मतलब 28 दिन, 28 दिन आपको पूरे देने हैं। और वो मैंने बता दिया है, आपकी बॉडी सेट होती है 10 घंटे तो 10 घंटे दीजिए, आपकी बॉडी सेट होती है 8 घंटे तो 8 घंटे दीजिए। वो कोई इशू नहीं करता है। इशू करता है कि आप दिन भर में कितने टॉपिक निकाल रहे हैं, कितने टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, कितने स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, मेन वो बात है ना। अगर आप केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, है ना, केवल मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना, नहीं, आप इसलिए पढ़िए कि मुझे मेरे सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उसको मुझे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। आखिरकार मेरे सिलेबस में ये चीज़ आई है, ठीक है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। उदाहरण के लिए अपन राजस्थान के निवासी हैं, आपके सिलेबस में एकीकरण दिया है। क्यों दिया एकीकरण? कि आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि राजस्थान आखिरकार बना कैसे, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना, किस तरह से रियासतों को मिलाया गया, कितने संघर्ष किए हमारे पूर्वजों ने। अगर जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य की आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो ये सिलेबस में डालने का ये कारण है कि आप जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और ज़रूरी है ये चीज़। आप जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य के मेले और त्यौहार आपकी संस्कृति कल्चर का पार्ट है, ठीक है ना, आप उस संस्कृति से जुड़े हुए हो। अगर उसका नॉलेज नहीं है तो फिर क्या मतलब है। इसलिए उस बात का नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए आपके सिलेबस में डाला गया है। तो चीज़ों को आप इसलिए मत लीजिए कि ये तो बहुत कठिन है, ये मैं कैसे करूँ, ये बहुत लंबा है। हाँ, कुछ टॉपिक जैसे प्रजामंडल आंदोलन बहुत लेंदी है, एक क्वेश्चन वहाँ से उठता है ना,
तो आप ये मानिए प्रजामंडल आंदोलन को एक बार अगर मोटा मोटा देखना चाहे तो देख लीजिए, बाकी अगर थोड़ा बहुत आप स्किप भी करना चाहे तो स्किप कर दीजिए। आप जहाँ ज़्यादा बड़े टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन या तो एक बनता है या बनता ही नहीं है, उसकी एनर्जी आप वहाँ लगाइए छोटे टॉपिक पे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो निश्चित रूप से आपको पेपर में उसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे ही मिलता है। हमने भी तैयारी की थी उस समय बहुत सारे, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, कृषि कृषि है ना, भारत की कृषि। तो भारत की जो कृषि, हालांकि मैंने तो मेरे नोट्स में इतना मेंशन कर दिया है कि जितना आपको आवश्यकता है उतना ही मैंने मेंशन किया है, लेकिन आप खुद से अगर आप तैयारी कर रहे हो अपने हिसाब से, कंटेंट से तैयारी कर रहे हो, कृषि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से मेन मेन बातें छांटिए आप, है ना। और मैं बता चुका हूँ आपको, सेकंड ग्रेड में जितने भी टॉपिक है, चाहे वो जीके के हो या आपके सब्जेक्ट के हो, हर टॉपिक में से सवाल आता ही आता है। आप दोनों पेपर में, दोनों सब्जेक्ट में, आपका चाहे सब्जेक्ट संस्कृत है, हिंदी है, एसएसटी है, गणित है, कुछ भी है, आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं सेकंड ग्रेड में, उनमें से हर पॉइंट में केवल आप 5 या 7 टॉपिक ऐसे छोड़ सकते हो मुश्किल से, जहां से क्वेश्चन या तो आएगा नहीं, और या आएगा तो एक आएगा, है ना। या तो वहां आप ये 5 टॉपिक ऐसे मान लो आप जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी शायद ही कोई टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होगा। इसीलिए आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो ये छोड़ दूं, तो नहीं। हाँ, बड़ा टॉपिक है उसको आप थोड़ा, है ना, मोटा मोटा पढ़ सकते हैं, बाकी छोड़ना नहीं है ना। छोड़ना वही टॉपिक है जो आपको लगता है कि इसको तो मैं कितना ही पढ़ लूँ लेकिन मेरे ये समझ में आने वाला नहीं है और मैंने प्रयास भी करके देख लिया, उसको भले ही छोड़ दो। ऐसे टॉपिक आपको 2-3 ही मिलेंगे पूरे सिलेबस के अंदर, उनको आप स्किप मारिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्मार्ट तरीके से होती है ना। ये चीज़ें करोगे, क्या छोड़ना है, किसको मोटा मोटा देखना है, किसको अच्छे से देखना है, कहाँ एनर्जी ज़्यादा लगानी है, कहाँ कम लगानी है, वो चीज़ें अगर आप कर लोगे, पुराने पेपर का विश्लेषण कर लोगे, समय अपना पढ़ाई में ज़्यादा दोगे, रिवीजन करोगे, समझ के याद करोगे, उसका रिवीजन करोगे, ये चीज़ें आप में स्मार्टनेस लेके आएगी। और मैं फिर बोलता हूँ, जिसको सिलेक्शन लेना है वो उसके सामने कोई बहाना नहीं चलेगा, और ये करके दिखा दीजिए। बहुत सारे ताने सुने होंगे आपने, है ना, बहुत सारे ताने सुने होंगे लोगों के, घर वालों के, है ना, लेकिन उनको अब की बार जवाब देना है आपको, और किसी भी हालत में जवाब देना है, और उनको करके दिखाना है कि ये लो मैंने करके दिखा दिया, ये मार्कशीट देखो, ये मेरा सिलेक्शन हो गया है। और जो रीड से, जो कुछ लोग जिनका अच्छे नंबर थे, मैं मानता हूं कि उनके साथ में जो ईमानदारी से पढ़ाई करी, उनके साथ में थोड़ा रद्द होने की वजह से एक धोखा सा हुआ है। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं, बीत गई है, रद्द हो गया एग्जाम, नए सिरे से, चाहे आप रीड करें चाहे सेकंड ग्रेड करें, लेकिन नए सिरे से कर ही नहीं है तो अभी शुरू कर दो, अभी से, और करके दिखाओ घर वालों को, है ना, करके दिखाना है पूरे जज्बे के साथ में। मैं कहता हूं इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। शुरू में कठिन लगता है, शुरू में हर चीज कठिन लगती है, ठीक है ना। आपको पता है कि बल्ब बना होगा, तब उसमें शुरू में बनाने में कितनी कठिनाई होगी, कितनी बार वो फेलियर रहा होगा जो बनाने वाला होगा, है ना, कितनी बार वो फेलियर रहा होगा। कोई भी चीज़ नहीं आती है, आविष्कार होता है तो उस पर कितने एक्सपेरिमेंट होती है, वो फेल होती है, निराश नहीं होते, उस पर फिर वापस एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और अंततः वो चीज़ मार्केट में आ जाती है, और वो बहुत सरल लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उस पर जो पीछे की मेहनत होगी ना, पर्दे के पीछे मेहनत, जब रिजल्ट आएगा ना, लोग आपका केवल रोल नंबर देखेंगे, आपकी रैंक देखेंगे, पर्दे के पीछे जो आपने मेहनत की है ना, उस चीज़ को कोई नहीं देखता है। वो ये देखे आपने भले ही कितनी मेहनत की, कितनी भी मेहनत की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग यही कहेंगे आपने मेहनत नहीं करी है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो लोग यही कहेंगे कि नहीं यार, ये तो शुरू से पढ़ता था, ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, और इसका तो सिलेक्शन होना ही था। जो लोग ये कह रहे थे ना तेरा क्या होगा, वही लोग आगे आपको बधाई देंगे, और उनको जवाब देना है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप किसी भी तरह से घबराए नहीं, किसी भी तरह से लो कॉन्फिडेंस नहीं हो, पूरी एनर्जी के साथ में भीड़ तंत्र से अलग निकलना चाहते हैं तो मैंने जो बातें बताई है उन पे कॉन्शियस कीजिए और जीत के दिखाइए, और आप जीतोगे जीतोगे जीतोगे, मेरा पूरा विश्वास है। नोट्स के लिए संपर्क करना है तो मैंने पहले ही बता रखा है, मेरे मोबाइल नंबर 9887121369, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, और जिनको लेने हैं वो ज़रूर संपर्क करें। और बाकी अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप करिए, मैं कोशिश करता हूँ। बाकी देखो जनरल चीज़ें आप विज्ञप्ति में देख लीजिए कि हम एलिजिबल कौन कौन से सब्जेक्ट से दे सकते हैं पेपर, कौन से नहीं दे सकते हैं। विज्ञप्ति में सारा मेंशन किया हुआ, विज्ञप्ति मैंने पिछले वीडियो में ही डाली है। अगर कोई आपका स्पेशल क्वेश्चन हो तो पहले तो आप मेरे वीडियोस देखिए, अगर फिर भी आपका कोई डाउट बना रहता है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हूँ। और कॉन्फिडेंस लो कभी नहीं होने देना है ना, हमेशा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। जीतेगा वही जो सिकंदर कहलाएगा, वही जो जीतेगा, है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर सक्सेस लेनी है, लाइफ को सिक्योर करना है, लाइफ को अच्छा बनाना है, तो संघर्ष, सोना आग में से निकलने के बाद ही सोना कहलाता है। अगर उसको तपना नहीं पड़ता तो आज सोने की वैल्यू नहीं होती। इसीलिए तपना पड़ेगा, तपो, जितना तप सकते हो, जितना संघर्ष कर सकते हो उतना करो, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं। असफलता हाथ लग सकती है, उससे घबराना नहीं है। सफलता एक दिन झक मार के आएगी, अगर आपने ईमानदारी से पूरा कॉन्शियस किया है, स्मार्ट तरीके से वर्क किया है, भीड़ तंत्र से अलग निकलने का पूरा प्रयास किया है, पूरा विश्लेषण किया है, सब कुछ किया है, तो मैं कहता हूं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मैंने 2016 में पेपर दिया, 227वीं रैंक आई, 2018 में फिर से दिया, कॉन्फिडेंस के साथ दिया, फिर निकला पेपर। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने हाथ में। 2016 में दिया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरा 100% दिया है। अगर हो गया तो आज मैं आपके सामने हुई, नहीं होता और मैं अदर कोई काम करता तो मुझे इस बात का तो पछतावा नहीं रहता ना कि मैंने मेरा 100% नहीं दिया है। तो आप अपना 100% दीजिए, बाकी 1% जो होता है वो 99% अपनी मेहनत होती है, 1% भाग्य लक होता है ना। तो 99% पे काम करो, भाग्य अपने आप साथ देगा, है ना। तो 99% पे मेहनत, मेरी पूरी आशा और विश्वास है कि आप 100% आप अपना देंगे और आप सीट निकाल के देंगे। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से उनका सबका सिलेक्शन होगा, और मैं पूरी ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका सिलेक्शन हो, आप मुझे मिठाई खिलाने आओ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी मिठाई खिलाने आओ, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी, और मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा ही करेंगे। और भी कोई आपके सवाल है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, इम्पोर्टेंट सवाल है तो आप कांटेक्ट कर से मुझसे संपर्क करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और बाकी आप कमेंट करके भी आप कमेंट कीजिए, कमेंट पढ़ता हूँ मैं, कोशिश करूँगा उनके भी जवाब देने की। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, है ना। किसी के ध्यान के अंदर आपको डाउट नहीं करना है ना, मतलब कहने का मतलब है किसी के बहकावे में नहीं आना। आपका जो मन कहता है, आपको जो लगता है वो करिए, और वही सही होता है। अगर आपका मन कहता है कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा, तो ये करिए आप, वही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।